नमस्कार दोस्तों, जीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल के पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था वैदिक विधियों द्वारा भाग ज्ञात करना। आज अपनी इस क्लास के अंदर हम लोग वैदिक विधियों द्वारा वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, वैदिक विधियों द्वारा हम जो वर्ग ज्ञात करते हैं उसके लिए हमारे पास में 5 विधियां होती हैं। दोस्तों, मैंने जो लिख रखी है 5 विधियों के नाम, उनमें से पहली विधि है एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरी विधि है दोस्तों निखिलम विधि, तीसरी विधि का नाम है द्वंद्व योग विधि, चौथी विधि है उपसूत्र अनुरूपेण और 5वीं विधि है इष्ट संख्या विधि। दोस्तों, इन विधियों में से 2 विधियों के अन्य नाम भी होते हैं। जैसे निखिलम विधि है, इसका नाम होता है, एक अन्य नाम और होता है और वो नाम है यावदुनम तावदुनी। दोस्तों, निखिलम विधि का एक अन्य नाम होता है यावदुनम तावदुनी और इष्ट संख्या विधि का एक दूसरा नाम होता है संकलन व्यवकलन। अब देखो दोस्तों, हम लोग सामान्यतः वर्ग के बारे में जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या को वापस उसी संख्या से गुणा करवा दिया जाता है तो हमारे पास में उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है। लेकिन वैदिक विधियों द्वारा वर्ग ज्ञात करते हैं तो हमारे पास में 5 विधियां होती है और हम इन 5 विधियों से वर्ग ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके पास में एक विधि लेके चलता हूं, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। दोस्तों, हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण। दोस्तों, इस विधि का वर्ग ज्ञात करने के लिए यह नहीं है कि हम प्रत्येक संख्या का वर्ग है वो इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए अपने पास में एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन को अप्लाई करने पर ही वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करने की शर्त बता देता हूं। इस विधि का वर्ग ज्ञात करते हैं तो कोई भी जैसे संख्या होती है उसका इकाई अंक हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों? 5 होना चाहिए। यदि कोई संख्या हमारे पास में है और उसका इकाई अंक यदि 5 है तभी हम उस संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा, अन्यथा हर किसी संख्या का वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपके पास में कोई एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं एकाधिकेन विधि द्वारा। जैसे आपको कोई बोल देते हैं कि 25 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 25 का हम लोग जब वर्ग ज्ञात करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण, तो इसके लिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें इकाई अंक है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 25 का इकाई अंक कितना है दोस्तों? 5 है। तो इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका सूत्र अप्लाई करते हैं और सूत्र है इसका दहाई अंक और गुणा में उसका एकाधिक, दहाई अंक गुणा उसका एकाधिक। और दोस्तों ओब्लिक लगा करके जो दूसरा कॉलम है उसके पास में उसमें आएगा अपने पास में इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग। तो दोस्तों अब हम 25 के अंदर से इसका वैल्यू पुट करते हैं तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दहाई अंक का वैल्यू अपने पास में दोस्तों कितना है? 2। तो इस 2 और गुणा उसका एकाधिक, 2 का एकाधिक दोस्तों कितना होता है? 3। उसके बाद में ओब्लिक लगाएंगे और इकाई अंक का क्या करेंगे? स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे। तो दोस्तों इकाई अंक का वर्ग 5 है तो 5 का वर्ग कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों इसको सरल करते हैं तो 3 गुणा 2 कितना होता है? 6 ओब्लिक 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणा 5 यानी कितना आ जाएगा? 25। और अब इस ओब्लिक को अपन यहां से रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास में इसका वैल्यू आएगा 625। तो दोस्तों ये हमारे पास में वर्ग ज्ञात करने की एकाधिकेन पूर्वेण विधि थी, जिसकी शर्त होती है कि किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तभी हम इस संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हमारे पास में वर्ग ज्ञात करने की जो दूसरी विधि है वो है यावदुनम तावदुनी। और इसी यावदुनम तावदुनी का दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था दूसरा नाम होता है निखिलम सूत्र या निखिलम विधि। अब देखो दोस्तों, इसका वर्ग ज्ञात करते हैं तो हमारे पास में इसके 2 पार्ट होते हैं।
एक तो इसका होता है आधार विधि और दूसरा होता है उपाधार विधि। दोस्तों दोनों के अंदर एक ही फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक है वो आधार विधि होती है और दूसरी है वो उपाधार होती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले आपको पहले वीडियो के अंदर बता दिया है कि आधार का मतलब कोई संख्या 10 या 100 या 1000 के नजदीक होती है उसको अपन सीधा आधार से कर सकते हैं, और जो 10 या 100 के नजदीक या 1000 के नजदीक नहीं होती है उसको अपने उपाधार विधि लगानी पड़ती है। जैसे पेन सेट है तो पेन सेट के अंदर हमें देखना पड़ता है कि ना तो 10 के नजदीक होती है और ना 100 के नजदीक, इसलिए अपने को उसको उपाधार से करना पड़ता है। तो अब देखो दोस्तों मैं अपने आधार विधि से कोई एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, इससे अपन किसी भी संख्या का वर्ग है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में कोई एक एग्जांपल है, जैसे आपको बोल दिया कि 13 का वर्ग ज्ञात करो, तो 13 का वर्ग ज्ञात करने के लिए जैसे दोस्तों मैं इसका सबसे पहले इसका सूत्र अप्लाई करता हूं। इसके लिए एक सूत्र होता है वो याद रखना पड़ता है दोस्तों। तो देखो इसमें सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में निखिलम विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि संख्या 13 है वो क्या है कि 10 के नजदीक होती है, इसलिए हम इसको आधार विधि से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हमें इसके पार्ट लिख देने होते हैं। जैसे हमारे पास में इसमें संख्या कितनी दी है दोस्तों, 13 है, तो इसका आधार हमारे पास में कितना हो जाएगा, 10 के नजदीक है तो आधार 10 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके साथ में अपने को क्या लेना पड़ता है, विचलन, विचलन लेंगे। तो विचलन हमारे पास में 10 से कितना ज्यादा है, 13, 3 ज्यादा है, तो इसलिए हमारे पास में जो विचलन है वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3। अब हम ये सारा का सारा जो मान है वो इस सूत्र के अंदर अप्लाई कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में जो 13 का वर्ग हमें ज्ञात करना होगा, तो संख्या प्लस विचलन, दोस्तों संख्या का मान हमें दिया था 13 प्लस में विचलन का मान कितना दोस्तों, 3। तो 13 प्लस 3 फिर ऑब्लिक विचलन का वर्ग। तो दोस्तों देख रहे हैं कि विचलन 3 था, तो 3 का हमें क्या कर देना होगा, वर्ग कर देना होगा। उसके बाद में हम इसको आगे सरल करते हैं, तो 13 प्लस 3 दोस्तों 16 आ जाता है, और ऑब्लिक 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9 होता है। अब ऑब्लिक को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास में जो 13 का वर्ग है वो कितना प्राप्त हो जाता है, 169। अब इसी प्रकार से जैसे दोस्तों कोई संख्या आधार विधि के बाद में अगर उपाधार विधि से होती है तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। जो ये सेकंड नंबर पार्ट होता है उसमें यहाँ सेकंड नंबर पार्ट है वो उपाधार अंक से क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है यहाँ पे, और ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे मैं आपके पास में कोई एक एग्जांपल लेके चलता हूँ उपाधार विधि से। जैसे दोस्तों आपको बोल देता है कि 68 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 68 का वर्ग ज्ञात करो। लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमें विधि है वो कौन सी लगानी है, यावदुनम तावदुनी या फिर निखिलम विधि लगानी है। तो सबसे पहले हमें 68 का जब वर्ग निकालना है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास में जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 68। संख्या 68 है। हम ये देख पा रहे हैं कि संख्या 10 के नजदीक नहीं है और 100 के भी ज्यादा नजदीक नहीं है, इसलिए इसको उपाधार से करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें डिजिट कितने हैं, 2 हैं, इसलिए हमें इसका जो आधार है वो दोस्तों कितना लेंगे, 10। अब आधार 10 लेने के बाद में इसका उपाधार देंगे। उपाधार दोस्तों इसमें ये संख्या 68 है वो ज्यादा नजदीक 60 की होगी या 70 के, तो हम देख पा रहे हैं 70 की ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए इसका उपाधार कितना हो जाएगा, 70। और उपाधार 70 होगा तो अब हमें निकालना पड़ता है, एक चीज नहीं आती है वो है उपाधार अंक। और उपाधार अंक के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि उपाधार बट्टा आधार, उपाधार बट्टा आधार। तो दोस्तों उपाधार 70 था, आधार 10 था, तो हमारे पास में जो उपाधार अंक का मान है वो दोस्तों कितना आया, 7। अब एक चीज और बच गई हमारे पास में, वो दोस्तों क्या है, विचलन। और विचलन कैसे निकालेंगे, विचलन निकालने के लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उपाधार हमारे पास में 70 था, लेकिन जो दी गई संख्या थी वो कितनी थी, 68। तो उपाधार से कितना कम है वो दी गई संख्या, 2 कम है, तो हमारे पास में विचलन का मान क्या हो जाएगा, -2
2। अब देखो दोस्तों सरल करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र होता है हमारे पास में संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग। लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमें इसके अंदर उपाधार अंक लेने की जरूरत पड़ी थी, इसलिए जो पहला कॉलम है ये यहाँ पे उपाधार अंक से क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है। तो अब इसमें मान रखते हैं, सबसे पहले उपाधार अंक मैंने आपको निकाल के दिया था, कितना होता है 7। उसके बाद में संख्या आपने को दी हुई थी 68, प्लस में विचलन का मान कितना था दोस्तों, -2 था, तो इसको अपन ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। उसके बाद में विचलन का वर्ग, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि विचलन हमारे पास में -2 था, तो उसका वर्ग कर देंगे। अब हम इसको आगे सरल करते हैं, तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये 7 ओब्लिक प्लस और माइनस, ये ब्रैकेट जब अपन खोलेंगे तो 68 - 2, 68 - 2 कितना हो जाएगा 66, और ओब्लिक -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाते हैं 4। उसके बाद में दोस्तों ये जो 7 है इसको 66 से गुणा करवा देते हैं, 6 7 42, 2 हासिल में लगा 4, 6 7 42 और 4 46, 462, और ओब्लिक कितना था 4। उसके बाद में ओब्लिक को अपन घटा देते हैं तो 4224, हमारे पास में ये किसका वर्ग आ गया दोस्तों, 68 का वर्ग प्राप्त हो गया है। अब जो दोस्तों हमारे पास में तीसरी जो विधि है ये हमारे पास में है उपसूत्र अनुरूपेण। 2 विधियों द्वारा हम वर्ग ज्ञात करना सीख चुके हैं, और जो तीसरी विधि है वो है उपसूत्र अनुरूपेण। तो दोस्तों उपसूत्र अनुरूपेण है वो किसके लिए इजी रहता है, इसके लिए वैसे कोई शर्त तो नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जैसे कोई 2 अंकों की जो संख्या है उसके लिए यह विधि है वो उपयुक्त रहती है। तो 2 अंकों की कोई भी संख्या होती है उसके लिए अपन ये विधि लगा सकते हैं। जैसे मैं कोई एक संख्या लेके चलता हूं, आपको बोल देते हैं कि 16 का वर्ग ज्ञात करो। और दोस्तों एक मुख्य बात बता देता हूं, आरबीएससी एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल उपसूत्र अनुरूपेण आ चुका है, और कई बार ये आता भी है 2 नंबर का सवाल, तो इसलिए इस विधि को अपन ध्यान से समझते हैं। 16 का वर्ग ज्ञात करना, और विधि है उपसूत्र अनुरूपेण। तो उपसूत्र अनुरूपेण को जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें 3 खंड बनाने होते हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ग है और उस वर्ग के लिए हमें 3 खंड बनाए हैं। 3 खंड बनाएंगे तो तीनों खंडों के अंदर क्या करते हैं कि इसमें कोई सूत्र वैसे यूनिक फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन जो दिया हुआ है कि अपने पास में 16 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 16 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 16 का स्क्वायर इज इक्वल, अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। जो पहला खंड है इसके अंदर ये जो दहाई का अंक दिया हुआ था 1, इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग ज्ञात कर देंगे। उसके बाद में जो दोस्तों सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो दोनों डिजिट दिए इनको आपस में गुणा करवा देंगे, और जो तीसरा खंड है उसके अंदर अपन ये जो लास्ट इसका इकाई अंक था इसका वर्ग ज्ञात कर देंगे। अब दोस्तों ये लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि, तो दोस्तों पहले खंड के अंदर हमने पहली संख्या का वर्ग लिखा, तीसरे खंड के अंदर जो इकाई अंक था उसका स्क्वायर लिखा, और बीच वाले खंड के अंदर दोनों अंकों को आपस में गुणा करवाते हैं। अब जो बीच का पार्ट है जिसमें हमारे पास में जो वैल्यू आया है सेम का सेम एक डिजिट अपने हिसाब से और लिख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम इनको सोल्व करके लिखते हैं। जैसे 6 है तो 6 का वर्ग 6 गुणा 6 दोस्तों हमारे पास में आएगा 36। उसके बाद में ओब्लिक लगाएंगे, ये 6 को 1 से गुणा करा 6, और ये भी 6 को 1 से गुणा करा 6, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उनको अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 6 + 6 दोस्तों कितना आएगा 12। उसके बाद में 1 है, उस 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 कितना होगा 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सरल करते हैं, प्रत्येक जो अपने पास में पार्ट है उसके अंदर एक ही डिजिट रहना कंपलसरी होता है, इसलिए हम यहाँ से केवल 6 को 1 को रखते हैं, और ये जो 3 है उसको यहाँ पे लाके प्लस कर देंगे। अब दोस्तों 12 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 15, और उस 15 में से यहाँ पे अपने केवल किसको रख पाएंगे 5 को, और वो जो 1 है वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों इस 1 को 1 के अंदर प्लस कर देंगे, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा
56। तो ये हमारे पास में था उपसूत्र अनुरूपेण, और उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा हम क्या ज्ञात कर रहे थे, वर्ग ज्ञात कर रहे थे। अब दोस्तों हमारे पास में जो चौथी विधि है उसका नाम है इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि, या फिर हम इस विधि का एक नाम और बोल सकते हैं, वो है संकलन व्यवकलन। संकलन का मतलब जोड़ और व्यवकलन का मतलब घटाव। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इष्ट संख्या विधि है इसमें हम किसी भी संख्या का वर्ग है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि हमारे पास में जैसे बोल देता है हमें कि 23 का वर्ग ज्ञात करो और विधि लगाओ इष्ट संख्या विधि। अब हम इष्ट संख्या विधि द्वारा जब 23 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो जैसे सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि माना यदि संख्या क्या है, x है, तो x है और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमारे पास में इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस ये एक है दोस्तों, इस a को मैं मान के चलता हूं इष्ट संख्या, तो संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या, और प्लस में क्या आ जाता है दोस्तों, इष्ट संख्या का स्क्वायर आ जाता है। अब देखो दोस्तों हमारे पास में जो मैंने एक फॉर्मूला बताया x प्लस ए एक्स माइनस ए, और बाद में यहाँ पर इसमें a का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर, यानी इष्ट संख्या का स्क्वायर कर देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास में जैसे संख्या दी हुई थी 23 और हमें इसका क्या ज्ञात करना था, वर्ग ज्ञात करना था। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह मतलब होता है संख्या, तो संख्या कितनी थी दोस्तों 23, प्लस में a का मतलब होता है इष्ट संख्या, तो 23 का इष्ट संख्या कितनी होगी 3। अगली जैसे मान लो 37 है तो इसके लिए इष्ट संख्या 7 हो जाएगी, 33 है इसके लिए इष्ट संख्या 3 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से 23 है इसके लिए इष्ट संख्या कितनी होगी 3। उसके बाद में गुणा में वापस आता है संख्या माइनस इष्ट संख्या, और बाद में प्लस में इष्ट संख्या का स्क्वायर, तो इष्ट संख्या 3 थी तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद में दोस्तों इसको जब हम सरल करेंगे 23 प्लस 3 हम देखते हैं कि कितना आता है 26, और गुणा में 23 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, और प्लस में 3 का स्क्वायर आएगा दोस्तों 9। उसके बाद में जब हम इसको सरल करते हैं 26 को 20 से गुणा करेंगे तो 520, और प्लस में दोस्तों 9, और 520 प्लस 9 कितना आएगा 529। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इष्ट संख्या विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। और इष्ट संख्या विधि द्वारा जैसे 23 का वर्ग गया तो वो हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ, 529 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हमारे पास में एक विधि और बच गई है और उस विधि का नाम है द्वंद्व विधि, द्वंद्व योग विधि। दोस्तों हमारे पास में जो लास्ट और फाइनल जो विधि है वर्ग ज्ञात करने की वो है द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि में अपने पास में क्या करना होता है, जैसे हम इससे कितनी भी बड़ी डिजिट होती है उसका हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 2 डिजिट होती है, चाहे 3 डिजिट की होती है, 4 डिजिट की होती है। तो मैं आपके पास में एक 3 डिजिट का कोई वैल्यू लेके चलता हूं और उससे अपन वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे आपको बोल देते हैं 123 का वर्ग ज्ञात करो और विधि लगाते हैं द्वंद्व। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा मेथड होता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो जैसे मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो सबसे पहले देखो दोस्तों हमारे पास में जो संख्या दी है उसमें 3 डिजिट है, 1 2 और 3। तो इसको जब हम सरल करते हैं, शुरुआत इधर से करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में एक है, विधि का नाम है द्वंद्व। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक का द्वंद्व। एक का द्वंद्व निकालने के बाद में ओब्लिक लगा करके 2 अंक एक साथ ले लेते हैं। 2 अंक एक साथ लेंगे तो हमारे पास में आएगा 12। तो दोस्तों हम लिखेंगे 12 का द्वंद्व। उसके बाद में खंड नंबर लिखेंगे 3 और 3 में तीनों डिजिट ले लेंगे। तीनों डिजिट लेंगे तो हमारे पास में आएगा 123 का द्वंद्व। उसके बाद में दोस्तों 3 खंड के बाद में वापस खंड नंबर आएगा 4। तो पहले हमने 1 डिजिट लिया, फिर 2 ली, फिर 3 ली, फिर इधर से 1 को छोड़ देंगे तो हमारे पास में केवल दोस्तों आ जाएगा 23 का द्वंद्व, और बाद में 2 डिजिट छोड़ देंगे तो लास्ट डिजिट बचेगा 3। तो इस 3 का क्या निकालेंगे, द्वंद्व निकालेंगे। अब इसको सरल करते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई भी एक डिजिट होता है, उस एक डिजिट का द्वंद्व निकालने का मतलब होता है कि उसका क्या कर डालते हैं, वर्ग कर डालते हैं।
उसके बाद में जैसे हमारे पास में आगे था 12 का द्वंद्व, तो 12 का द्वंद्व निकालने के लिए दोनों अंकों को आपस में गुणा करवा देते हैं और साथ साथ उनको दो से भी क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो 123 है, तो इस 123 का द्वंद्व निकालने के लिए पहले प्रथम अंक और तृतीय अंक को आपस में क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो इसमें हम 1 और 3 को आपस में यानी प्रथम डिजिट और लास्ट वाले डिजिट को आपस में गुणा करवाते हैं, साथ साथ इसको 2 से गुणा करवाते हैं और प्लस में दोस्तों जो बीच का डिजिट था उसका वर्ग करके लिखेंगे। उसके बाद में हमारे पास में वापस जो खंड नंबर 4 है उसके अंदर 23 है, तो 23 में 2 डिजिट है, तो इस 2 अंकों का द्वंद्व निकालने के लिए दोनों अंकों को आपस में गुणा करवाएंगे और साथ साथ 2 से गुणा करवाएंगे। उसके बाद में दोस्तों लास्ट में है अपने पास में 3 का द्वंद्व, तो 3 में एक अंक है और एक अंक है, तो उसका द्वंद्व निकालने के लिए उसका क्या कर दिया जाएगा, वर्ग कर दिया जाएगा। अब हम इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं, तो 1 का जो स्क्वायर है वो अपने पास में हम जानते हैं 1 ही होता है। उसके बाद में इन दोनों तीनों अंकों को आपस में गुणा करवाते हैं, 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 1 4। उसके बाद में आगे इसको सरल करते हैं, 2 का स्क्वायर अपने पास में हो जाता है 4 और ये 3 गुणा 2 6, 6 और 4 को दोस्तों सरल किया, हमारे पास में वैल्यू आया 10। उसके बाद में 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12 और उसके बाद में लास्ट आता है 3 का स्क्वायर कितना 9। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारे पास में प्रत्येक जो पार्ट है उसके अंदर एक एक डिजिट है वो शेष रहना चाहिए, एक एक रहना चाहिए। तो हमने देखा कि पहले डिजिट में हमारे पास में कितना है 9, अगले डिजिट में से 2 को तो अपन यही रखेंगे, लेकिन इस 1 है इसको आगे ट्रांसफर करवा देंगे। इस 1 को जब आगे लिखेंगे तो 10 प्लस 1 कितना हो जाता है 11। 11 में से हम लोग 1 को यही रखेंगे, लेकिन वो जो 1 बच गया उसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। 4 में 1 को ऐड करेंगे, हमारे पास में 5 आएगा और लास्ट डिजिट में पहले से भी कितना अवेलेबल है 1। तो हमारे पास में दोस्तों 123 था, उस 123 का वर्ग है वो 15,129 है, जो कि द्वंद्व विधि द्वारा हमने सॉल्व किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने वैदिक विधियों द्वारा वर्ग ज्ञात करना सीखा है और वर्ग ज्ञात करने की 5 विधियां पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन घन ज्ञात करना सीखेंगे, वैदिक विधियों द्वारा घन फाइंड करना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।